नमस्कार, मैं हूं जोगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। सोचिए, आप बाजार में जाएं, आइसक्रीम का कोन खरीदें, आइसक्रीम को खाना शुरू करें, थोड़ी देर बाद आपकी जुबान किसी सख्त चीज से टकराए और आप मुंह से आइसक्रीम को निकाल कर बाहर देखें कि वो चीज क्या टकराई थी और वहां पर इंसान की उंगली नजर आए। ऐसे में क्या होगा, ये बताने के लिए आज पटियाल आपको मुंबई के मलाड ले जाएगा, जहां आइसक्रीम में एक बंद कोन के अंदर से इंसानी उंगली की डिलीवरी हुई है। दूसरा परीक्षण नीट परीक्षा में विवाद के समाधान का होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि परीक्षा में सब चंगा है, 1563 का जो पंगा है उसे री एग्जाम से निपटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है जी, काउंसलिंग की तारीख भी पास आ रही है, तो अब यह क्लियर हो गया है कि सरकार सबके लिए दोबारा नीट का एग्जाम नहीं करवाएगी। ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक आदि इत्यादि ये शिकायतें फिलहाल खत्म, लेकिन उन मुकदमों का क्या होगा जो स्टूडेंट्स और कोचिंग देने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं। विपक्ष ने नीट स्कैम की सीबीआई जांच के लिए मांग उठा दी है, उसका क्या होगा। तीसरा परीक्षण दिल्ली में गायब हो गए पानी का होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए। जेल में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपनी मंत्री आतिशी के हाथों एक वाटर प्लान भेजा है। हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी को लेकर लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हिमाचल से चले पानी को किसने हाईजैक कर लिया, इसका पता नहीं चला है। पुलिस मूनक नहर के किनारे पानी के चोर खोज रही है। प्यासी जनता मीडिया को दौड़ा रही है, कहती है तुम लोग खबर दिखाते हो तो टैंकर गायब हो जाते हैं। मीडिया के कवरेज से टैंकर क्यों डर रहे हैं, हर सवाल का जवाब पटियाल के साथ। चौथा परीक्षण मेकअप की किट में छिपे कैंसर के खतरे का होने वाला है। अगर आप मेकअप के लिए बाजार में बिकने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह परीक्षण आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे देखने के लिए पटियाल के साथ रात 9:45 तक जरूर रहें। पर्टिकुलर बच्चों को रीनीट का मौका दे रहे हैं, जो बच्चे मेरिट है जिनके पास, और पेपर तो बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है, तो जिनका पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लीक के कारण अच्छा नंबर स्कोर कर रहे हैं, वो तो फिर भी कॉलेज में पहुंच जाएंगे। पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करना ये तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर सबके लिए फिर बहुत बड़ा पार्शियलिटी हो जाएगा। ये पेपर लीक हुआ है पटना में या कहीं और भी, उस पर तो एनटीए कुछ भी नहीं कह रही है। और सर, इस बार अगर पेपर लीक हुआ है तो अगली बार भी पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि उन लोगों की हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो इस बार पेपर लीक करवाएं, अगर उन पर कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया गया तो। अगर 5-10 मिनट की वजह से आप कुछ टाइम की वजह से आप सीधा 150 का ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, मतलब ये तो ठीक नहीं हुआ ना। ये रैंक 20 से 25,000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है और आप पेपर लीक में बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए, जिसे एनटीए डिनाई कर रहा है। रिक्वेस्ट, प्लीज, इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। ये पूरा रिजल्ट मैन्युफैक्चर्ड है, पूरा एग्जाम मैन्युफैक्चर्ड है। एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए, तभी हम लोगों को जस्टिस मिलेगा। आज पटियाल का पहला परीक्षण नीट एग्जाम पर हुई सुप्रीम सुनवाई और सियासत का होगा। आपको यह बताऊंगा कि कैसे 24 लाख नीट कैंडिडेट की लड़ाई अब महज 1563 कैंडिडेट पर आकर अटक गई है। यह भी पता करूंगा कि नीट पेपर लीक वाला मामला क्या ठंडे बस्ते में चला गया है। आगे बढ़ने से पहले आप नीट मामले से जुड़े 5 बड़े अपडेट जान लीजिए। पहली बड़ी बात यह है कि देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट को क्लीन चिट दे दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब 24 लाख का नहीं, सिर्फ 1563 कैंडिडेट का ही दोबारा एग्जाम होगा, वो भी नियम और शर्तों के साथ।
नीट की काउंसलिंग पुराने रैंक और रिजल्ट के आधार पर 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। और चौथी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दायर 1 दर्जन याचिकाओं का क्या होगा, इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों का जवाब कैंडिडेट से मिलेगा या नहीं, यह भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल अपने आरोपों पर कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। एनटीए और नीट को सरकार की क्लीन चिट पर आप पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुनिए, उसके बाद सुप्रीम फैसले का परीक्षण करेंगे। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गए। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। एनटीए ने उसको अप्लाई किया। देखो, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद इसमें जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। देश के नए शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नीट मामले पर राजनीति हो रही है। विपक्ष चुनाव की हार की वजह से इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। लेकिन मंत्री जी, एक बात बताइए, आप तस्वीरें तो झूठी नहीं होती हैं, वो तो सच्ची बोलती हैं। पूरे देश में नीट परीक्षा में धांधली का शोर है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्टूडेंट्स OMR शीट लिए सड़कों पर घूम रहे हैं और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैंडिडेट्स की 3 बड़ी मांगे क्या हैं? एक तो यह है कि नीट पेपर रद्द किया जाए, दूसरी मांग है पेपर लीक मामले की जांच होनी चाहिए। कैंडिडेट तीसरी लड़ाई ग्रेस मार्क्स को लेकर लड़ रहे हैं। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं, जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर क्लियर कर दिया है कि नीट काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी। ग्रेस मार्क्स के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स पर जो विवाद है उनका एग्जाम दोबारा होगा। लॉस ऑफ टाइम की वजह से जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका एग्जाम 23 जून को होगा। 30 जून तक एनटीए को इन छात्रों का रिजल्ट घोषित करने के लिए भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन और रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1563 में से जो री एग्जाम नहीं देना चाहता उनके ग्रेस मार्क्स काटकर उन्हें नई रैंक दी जाए। एनटीए ने कोर्ट को यह बताया है कि देश में ऐसे 6 सेंटर हैं जहां पर कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। यहां यह तो क्लियर हो गया है कि री एग्जाम सिर्फ 1563 कैंडिडेट का ही होगा। ऐसे में पटियाल के सवाल हैं। री एग्जाम होगा तो रैंक की नई लिस्ट जारी की जाएगी। 13 लाख कैंडिडेट जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, क्या उनके रैंक बदलेंगे? 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर जो 1 दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं उनका क्या होगा? क्या पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी? अगर नेताओं के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खोली जा सकती है, उनके लिए सुनवाई हो सकती है, तो लाखों स्टूडेंट्स के मसले पर 6 जुलाई से पहले सभी याचिकाओं पर सुनवाई क्यों नहीं की जा सकती? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे का क्या कहना है, वो सुन लेते हैं। एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात,
उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्ज़ाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। अच्छा, यहां सवाल तो यह भी है कि क्या एनटीए ने अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स बांटे हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल है, जैसे कि कैंडिडेट्स की तरफ से दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ग्रेस मार्क्स के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। कमेटी ने ग्रेस मार्क्स के लिए लॉस ऑफ टाइम को ही आधार माना था। कांग्रेस इस पूरे मामले पर पहले दिन से ही एग्रेसिव है। कांग्रेस ने नीट धांधली मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? पैसे दो पेपर लो, पैसे दो प्रश्न जानो, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख, इस प्रकार का जो ये नेक्सस है, क्या एनटीए इसकी जांच कर पाएगा? देश के हर राज्य में नीट कैंडिडेट्स परेशान हैं। 4 जून को जारी हुए नतीजों में जो नीट के रिजल्ट्स आए थे उसमें दावा यह किया गया कि किसी को फटी हुई ओएमआर शीट मिली, तो किसी का दावा यह था कि अंक के बाद उनका जो टोटल स्कोर था उसको कम कर दिया गया। पब्लिक इंटरेस्ट की टीम ने मुंबई में नीट कैंडिडेट से मिलकर इन आरोपों का परीक्षण किया। जो कुछ इन छात्रों ने हुआ उनके साथ वो सब कुछ बताया, वो आपको भी सुनना चाहिए। मुंबई के नीट के तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। किसी ने 3 बार अटैम्प्ट किया है, किसी ने 2 बार अटैम्प्ट किया है, किसी का पहला अटैम्प्ट है। उनके शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आंचल से शुरू करते हैं क्योंकि जो परीक्षा में गड़बड़ी की बात से इनकार कर रहे हैं वो आंचल के रिजल्ट से समझ सकते हैं। आपकी तरफ से कितनी बार ये अटैम्प्ट किया गया और 2 रिजल्ट कैसे आए? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इस बार और 2 रिजल्ट कैसे आए ये तो एनटीए के वेबसाइट से ही आए हैं दोनों रिजल्ट। और फर्स्ट टाइम रिजल्ट जब आया वो 566 आया है और सेकेंड टाइम जब आया तो 366 मार्क्स का रिजल्ट आया है वो। तो 2 रिजल्ट कैसे पॉसिबल है ये? मैम अभी तो कुछ पता नहीं क्या होगा, अभी तो हम वेट ही कर रहे हैं क्या उनकी तरफ से आता है तो भी हम आगे का सोच सकते हैं। उन लोगों ने 1500 स्टूडेंट्स के बारे में तो बताया, बट मैम उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में 4 स्टेट्स के नाम लिए हैं, लेकिन उसके अंदर महाराष्ट्र इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो लातूर में, महाराष्ट्र में लातूर में एक स्टूडेंट है जो कि 713 मार्क्स लाए हुए हैं, वो स्पॉट हुए हैं। तो बिना ग्रेस मार्क के 713 पॉसिबल नहीं है। मैम क्या कहें, अभी ये सब तो सुन के हमें एक बहुत डर सा लग रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। डीमोटिवेट बच्चे बहुत ज्यादा हो गए और टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो हताश है उनको समझाएं, लेकिन आप लोग कैसे समझाएंगे? मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, हमारे खुद के अपने बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी सेंटर पे किसी न किसी वजह से टाइम लैप्स हो जाता है, पेपर देरी से मिलना, पेपर को बाद में अलॉट करना, देयर आर सो मेनी टेक्निकल फॉल्ट्स, और वो ह्यूमन फॉल्ट्स है तो मैं उस पर एग्री भी करूंगा। तो बाकी जगहों पे जहाँ पे सेंटर्स पे रिपोर्ट नहीं हुआ है टाइम लैप्स, तो वो बच्चे क्यों नहीं एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तैयार हैं रीनीट के लिए, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल डरे हुए हैं, तो रीनीट कराया जाए। अब आपको नीट एग्जाम विवाद की पूरी ABCD समझाता हूं। नीट 2024 के लिए 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 5 मई को देश के 571 शहरों के 4750 सेंटर पर नीट की परीक्षा हुई। 14 विदेशी सेंटर भी थे जहां नीट का ये एग्जाम हुआ था। एक और खास बात, 4750 में से 6 सेंटर ऐसे थे जहां दावा यह किया गया कि एग्जाम 40 मिनट देरी से शुरू हुआ। इन 6 सेंटर्स पर 1563 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। ये 6 सेंटर्स कहां थे ये भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, मेघालय, सूरत,
चंडीगढ़ और हरियाणा के बहादुरगढ़ में। लॉस ऑफ टाइम को मुद्दा बनाकर छात्र दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 की रूलिंग को आधार बनाकर एनटीए ने 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए, क्योंकि एग्जाम देरी से शुरू हुआ, यह आरोप लगाया गया था। 14 जून को नतीजे की ऐलान होने की तारीख थी, लेकिन 4 जून को ही नीट का नतीजा घोषित कर दिया गया। 10 दिन पहले 13 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम में क्वालिफाई किया और टॉपर्स की लिस्ट आते ही उस पर विवाद छिड़ गया। आपको यहां यह भी बताना बहुत जरूरी है कि देश के 700 मेडिकल कॉलेजेस में 1,08,940 सीटें एमबीबीएस की हैं। नीट का एग्जाम 13 भाषाओं में होता है। साल 2023 में नीट के सिर्फ 2 टॉपर थे और 2024 में बढ़कर ये कितने हो गए? 67। साल 2017 में एनटीए का गठन हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्जाम करवाती है, और 7 साल से एनटीए ने जेईई, नीट, सीयूईटी, यूजीसी नेट, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जैसे बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं और अभी भी करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों को दोबारा नीट एग्जाम देने का ऑर्डर दिया है, लेकिन बहुत से छात्र इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। वो पूरा पेपर ही दोबारा से करवाने की मांग कर रहे हैं। ये बहुत एविडेंट है कि पेपर लीक हुआ है, बिकॉज पटना पुलिस ने एफआईआर करी है और गुजरात पुलिस ने भी एफआईआर करी है, एंड उन लोगों को जो कल्प्रेट्स थे उनकी हियरिंग भी हुई, तब भी उनको बेल नहीं मिली। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मेरे 630 मार्क्स आया। जो पेपर है वो 24 लाख का दोबारा से होना चाहिए। सिर्फ 1500 बच्चों का दोबारा पेपर करा के कुछ नहीं होगा। 1000-1500 रैंक ऊपर चली जाएगी, और वो भी उन पे ऑप्शन है कि मतलब अगर वो नहीं देंगे तो जो उनके मार्क्स आ रहे हैं वही हो जाएंगे। 625 मार्क्स हैं, लेकिन रैंक कितना है? 53,072 रैंक ज़्यादा आई है अब की बार। पिछले साल अगर हम देखें तो इतने मार्क्स पे मतलब लगभग एक्सपेक्टेड था कि 18 to 20,000 रैंक आ जाती, बट ये 30,000 बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए बीच में, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं। मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है। हमें रीनीट चाहिए, सभी बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए। मतलब एकदम साफ है और ऑर्डर एकदम क्लियर। रीनीट सिर्फ 1563 छात्रों का होगा, लेकिन टेंशन में वो सभी 13 लाख कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। ग्रेस मार्क्स का समाधान तो चलो हो गया, पर पेपर लीक वाले मामले का आखिर क्या होगा? जांच हो रही है तो क्यों? गहराई से नहीं होनी चाहिए, ये गहराई से होनी चाहिए ना, ताकि किसी भी कैंडिडेट को संशय न रहे और भविष्य में एनटीए की निष्पक्षता पर भी कोई सवाल कभी ना उठे। अब पटियाल आपको आइसक्रीम में इंसान की अंगुली का परीक्षण दिखाएगा। बड़ी हैरान करने वाली बात है और डराने वाली भी है। शायद इसके बाद आपके आइसक्रीम खाने का तरीका ही बदल जाए। एक बात बताइए आप मुझे, आप आइसक्रीम कैसे खाते हैं? पार्लर या शॉप पर जाते हैं, आइसक्रीम सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट किया, आइसक्रीम हाथ में ली और खाना शुरू कर दिया। खाते हुए आप कभी आइसक्रीम की ओर बार बार देखते हैं? नहीं देखते होंगे। अगर वो आइसक्रीम कोन में है तो बिल्कुल भी नहीं देखते होंगे, और अगर स्टिक में है तब भी नहीं, बस खाते चले जाते हैं। अगर आइसक्रीम कप में है तो हो सकता है चम्मच से जब आप उसे मुंह में डालते हैं तो बीच बीच में कप के अंदर आपकी नजर चली जाए, वरना नहीं। अब सोचिए, अगर आपको आशंका है ये कि आपकी आइसक्रीम में इंसान की उंगली निकल सकती है, तो आप अपने आइसक्रीम के खाने का तरीका बदल नहीं लेंगे? बड़ा ही धर्म संकट है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी सुन लीजिए। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहां का एक इलाका है मलाड। मलाड के एक परिवार का दावा है कि उसने कल ज़ेप्टो ऐप पर ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की। आइसक्रीम का ब्रांड यम्मो, मतलब यम्मो नाम की आइसक्रीम उन्होंने मंगवाई। फ्लेवर था बटर स्कॉच। 3 आइसक्रीम मंगाई गई, जिस पर परिवार ने ज़ेप्टो से यम्मो आइसक्रीम मंगाई। उसके एक सदस्य का नाम क्या है? बेंडन फेराब। बेंडन पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उन्होंने आइसक्रीम का कोन खोला और खाना शुरू किया। कुछ देर बाद उनको मुंह में कुछ अजीब सा लगा, जैसा शायद आइसक्रीम खाने के बाद या आइसक्रीम खाते हुए नहीं लगता है। उन्होंने फौरन मुंह से आइसक्रीम बाहर निकाली। हैरान रह गए, या ये कहिए कि सहम गए।
सदमे में चले गए, डर गए। देखते क्या है, आइसक्रीम के बीच में इंसान की कटी हुई उंगली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। डॉक्टर वेंडन का यह दावा है कि उनकी आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली निकली। वेंडन परिवार का यह भी दावा है कि इस घटना के बाद वो बुरी तरह से डर गए। डरना लाजमी भी है, क्योंकि यह खबर आपके सामने बताते हुए, इसे पढ़ते हुए मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। शायद ये सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा। तो जिस आदमी की आइसक्रीम में उंगली निकलने का दावा किया जा रहा है, सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा, वो भी ब्रांडेड और पैक्ड प्रोडक्ट में। यह हैरानी तब और भी बढ़ जाती है जब यह पता चलता है कि उंगली वाली आइसक्रीम लाने वाला कोई ऐरा गहरा आदमी या कोई ऐरा गहरा जो है वो डिलीवरी बॉय नहीं था, बल्कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और उसका नाम है ज़ेप्टो। दावे के मुताबिक भरोसा कई जगह टूटा है। अगर ये दावा सही है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, हम ये कह सकते हैं कि भरोसा कई जगह टूटा है। इसे आप पीड़ित डॉक्टर के बयान से सुनिए और उससे महसूस कीजिए कि क्या हुआ था उस वक्त जब उसकी आइसक्रीम में ये अंगुली आई। खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकाल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पर और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। ब्रांडेड आइसक्रीम, वो भी पैक्ड, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जिसने ये आइसक्रीम डॉक्टर के घर पर पहुंचाई, फिर भी आइसक्रीम में उंगली निकलने का दावा। अब सवाल यह है कि आइसक्रीम में उंगली कहां से आई? उंगली किसकी है? उंगली असली है या नकली है? उंगली आइसक्रीम बनाने वाले की है? उंगली आइसक्रीम में कब आई? बनाते समय या पैकिंग के समय, या फिर आइसक्रीम जो है वो डिलीवरी करने वाले ने इस उंगली को बीच में मिलाया? ऐसे कई सारे सवाल हैं, क्योंकि उंगली बड़ा मुद्दा है और वो भी आइसक्रीम में। सवाल बहुत हैं। मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। पुलिस क्या कर रही है उसको भी सुन लेते हैं। ज़ेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था, वो सामान में आइसक्रीम भी था, और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला, वो हमने सीज किया। ये जो यमो कंपनी जो है, जहाँ से यमो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यमो कंपनी के जो भी कंसर्न संबंधित है उनके ऊपर दर्ज किया। आइसक्रीम में निकली उंगली किसकी थी, कहां से आई, अभी इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन पुलिस ने यमो कंपनी के खिलाफ धारा 272, 273 और 336 के तहत केस जरूर दर्ज कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आइसक्रीम बनाते या उसकी पैकिंग के वक्त आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आइसक्रीम बनाने वाला या फिर आइसक्रीम पहुंचाने वाला, या दोनों ही? बड़ा सवाल है ये। इन सवालों का जवाब खोजने के लिए ही पटियाल ने आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया। यूमो कंपनी से पूछा, पूरी तरह से पैक्ड आइसक्रीम के कोन में उंगली कहां से आ गई? उन्होंने लिखित जवाब हमें भेजा, वो आप भी सुनिए क्या जवाब है। हमें कल एक ग्राहक की शिकायत मिली जिसमें कहा गया कि डिलीवरी पार्टनर के माध्यम से ऑर्डर किए गए हमारे उत्पादों में से एक में एक फॉरेन एलिमेंट मिला था। प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी हमारी प्राथमिकता है, हम समाधान की प्रक्रिया में हैं। इस बीच मामला बढ़ गया और ग्राहक द्वारा एक आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज की गई। हम इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमें थर्ड पार्टी द्वारा निर्माण का काम भी रोक दिया गया है।
हमने उस प्रोडक्ट को हमारे गोदामों से अलग कर दिया है और बाजार में भी। ऐसा ही करने की प्रक्रिया में हैं हम कानून का पालन करने वाली कंपनी हैं और मामले की पूरी तरह से जांच करने में अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे। ये आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी ने हमें जवाब भेजा। यहां आइसक्रीम निर्माता कंपनी ने बड़ी सफाई से 2 लोगों की एंट्री कराई है। एक आइसक्रीम डिलीवरी करने वाली कंपनी ज़ेप्टो की और दूसरा आइसक्रीम बनाने वाले का जो काम सौंपा गया था उस थर्ड पार्टी की। अब सवाल ये है, और लेकिन हम उसका समाधान भी ढूंढेंगे, क्योंकि कंपनी ने यह चालाकी से 2 नाम शामिल कर दिए जिनका इसमें रोल था। आइसक्रीम कोई मामूली चीज नहीं है कि आप इतनी सफाई से बच निकलेंगे। निर्माता इसकी खराबी का जिम्मा दूसरों पर नहीं डाल सकता, क्योंकि यह करोड़ों उपभोक्ताओं की रक्षा का सवाल है और उनकी सेहत का भी। हमारे देश में हर साल लोग 28,408 करोड़ रुपए की आइसक्रीम खा जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा धंधा है ये विश्वास का सौदा है। अगर शक हो जाए तो आंकड़े लाखों करोड़ों से खाक करोड़ में भी पहुंच जाएंगे और इसमें कतई थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। और फिर दूसरा नंबर आता है आइसक्रीम पहुंचाने वाली कंपनी का। हम घर बैठे डिलीवरी से ज्यादा पैसे देकर सुरक्षित और सही चीजें अपने घर पर मंगवाते हैं, इस भरोसे की वजह से कि जो भी चीज हमारे पास आ रही है वो अच्छी होगी। लेकिन वो अच्छी ना हो तो फिर उस कंपनी पर भी सवाल उठता है ना, आप कुछ भी डिलीवर कर जाएंगे। भारत में क्विक कॉमर्स का बाजार कितना है? 12 लाख करोड़ रुपए का है क्विक कॉमर्स का बाजार। इसमें ज़ेप्टो की हिस्सेदारी 28% की है। इतना बड़ा व्यापार देने वाले उपभोक्ता आइसक्रीम में उंगली तो डिजर्व नहीं करते ना। इस केस की क्रिमिनल जांच तो पुलिस करेगी ही, लेकिन एक ग्राहक होने के नाते डॉक्टर बेंडन फेराब को देश का कानून क्या रास्ता दिखाता है, आइए वो रास्ता भी जान लेते हैं। क्योंकि क्विक कॉमर्स, ज़ेप्टो से यूमो जैसी आइसक्रीम कंपनियां या फिर कोई और पैक्ड प्रोडक्ट जो होता है कोई भी कहीं भी मंगा सकता है, वो इस तरह ग्राहक से धोखा नहीं कर सकते। उपभोक्ता के पास में दूसरे ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ऑप्शन है कि वो सूट फाइल करें सिविल कोर्ट के अंदर, और तीसरा ऑप्शन है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में रेमेडी के तौर पे वहां पे क्लेम फाइल करें फॉर कॉम्पनसेशन एंड डैमेजेस के। तो सूट के रेमेडी और कंज्यूमर कोर्ट की रेमेडी दोनों साइमल्टेनियस हैं। उसमें से कोई एक एक्सरसाइज करी जा सकती है, क्योंकि दोनों में ही किसी तरह का कॉम्पनसेशन के लिए वो बात दायर होगा। तो परेशानी जो सिविल सूट में है वो ये है कि सिविल सूट में कंज्यूमर जितने अमाउंट का क्लेम फाइल करेगा उतने की कोर्ट फीस उसके ऊपर देनी पड़ेगी उसको। ऑन द कॉन्ट्रेरी कंज्यूमर कमीशन की रेमेडी में वो अपने तय कर सकता है कि उसको कितना कॉम्पनसेशन वो अपने आप के लिए डीम सही समझता है। वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस। क्योंकि एक सीरियस मामला है तो इस मामले में वो किसी भी तरह से 1 लाख से 10 लाख तक का कॉम्पनसेशन अगर करेगा तो उससे कंज्यूमर कमीशन उसको उस तरह का मुआवजा दे सकती है। भीषण गर्मी में दिल्ली का पानी कौन चुरा कर ले गया? पानी का डेली का रोज का डेली का बर्थडे। बहुत परेशान है, बहुत ये है ना, संडे को पानी नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होता है। केजरीवाल ने जेल से पानी का कौन सा प्लान भेजा है? जैसे ही मैं उनसे मिलने गई उन्होंने सबसे पहले मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली के पानी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े क्यों कर दिए? पानी के टैंकर अचानक कहीं कम और कहीं ज्यादा क्यों हो गए? टैंकर तो बहुत आते हैं लेकिन फुल समस्या है, बेटाइम आता है। टैंकर आ जाते हैं 1-2, जब कोई जेंट्स नहीं रहेंगे तब। पानी देने की जगह हरियाणा, हिमाचल के सीएम और दिल्ली के एलजी केजरीवाल सरकार से क्यों लड़ रहे हैं?
तो भी खाली चला जाएगा। देखो मारपीट हो रहा है। कभी पानी मिलता है, कभी पानी नहीं मिलता है, 2 घंटा लगता है। बहुत दिक्कत होता है। देखो कितना मार हो रहा है रोज यहाँ पे, पानी भी ऐसे होता है। सुबह 4 बजे नंबर लगाए। पानी खल्लास, समाधान की तलाश। अब पटियाल दिल्ली के गुमशुदा पानी का परीक्षण करेगा। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 45 के पार है। इतनी भयंकर गर्मी में दिल्ली का पानी गुमशुदा है। यह दावा पटियाल नहीं कर रहा है, दिल्ली वाले कर रहे हैं। 3 राज्यों के मंत्री कर रहे हैं। बिन पानी दिल्ली बेहाल है। कई सवाल हैं। दिल्ली का पानी गुमशुदा है या गुम किया गया है? वाटर मैनेजमेंट की कमी है या वाकई क्राइसिस है? दिल्ली का पानी कहां अटका है? किसने लटकाया, किसने भटकाया और किसने दिल्ली को प्यास में अटकाया है? गुमशुदा पानी की तलाश के लिए अब पटियाल 5 चीजों का सहारा लेगा। आप जरा गौर कीजिएगा। पहली है गर्मी। यह दिल्ली को झुलसा रही है, दिल्ली वालों का गला सुखा रही है और टैंकर खोदकर पानी की जंग लड़वा रही है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, जहां प्यासी दिल्ली की अर्जियों के पर्चे पड़े हैं और कोर्ट हाथ खड़े कर रहे हैं। अदालत ने कह दिया है कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल मुद्दा है। हम बंटवारा तय नहीं कर सकते। संवैधानिक तौर पर हमारे हाथ खड़े हैं। तीसरा है टैंकर वाला मिसमैनेजमेंट। कहीं टैंकर ज्यादा आ रहे हैं और कहीं पर ढूंढे नहीं मिल रहे। चौथा है लापता पानी की तलाश, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। पांचवां है गुमशुदा पानी की जांच। एलजी के ऑर्डर के बाद दिल्ली की मूनक नहर पर पुलिस गश्त लगा रही है। गुमशुदा पानी के कतरे कतरे का पता लगाया जा रहा है। आखिरकार यह माजरा इतना गंभीर है क्यों? सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के जल संकट पर सुनवाई हुई। कल अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए। आज दिल्ली सरकार ने पानी की वेस्टेज रोकने के लिए पूरा प्लान कोर्ट में रख दिया। यह प्लान है क्या और दिल्ली वालों के लिए कितना अहम है ये दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से ही सुन लीजिए आप। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है। 3,285 बल्क फ्लो मीटर्स लगाए गए हैं। सारी मेजर वाटर पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कहीं पर भी टंकी बह रही है, कहीं पर भी पानी वेस्ट हो रहा है, गाड़ियां धुल रही हैं, अनऑथराइज्ड यूज होता है तो उसके चालान काट रहे हैं। दिल्ली जल संकट में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसका क्या मतलब है और दिल्ली वालों की प्यास पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, अब इसे भी आप ठीक से समझ लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली सरकार के वकील आमने सामने खड़े थे। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जल संकट के निपटारे के लिए अदालत को एक कमेटी का गठन करना चाहिए। अदालत ने कहा, हम दिल्ली सरकार को एक्टिव करने के लिए बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन मानवीय आधार पर दिल्ली को पानी मिलना चाहिए। सिंघवी ने कहा, हम अदालत के आभारी हैं, लेकिन कोर्ट यमुना का जलस्तर बनाए रखने का आदेश दे। तो इस पर अदालत ने कहा, मानवीय आधार और अहंकार को भूलकर हम इसका समाधान कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के वकील ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, हरियाणा पर आरोप बेबुनियाद है। अदालत ने हिमाचल सरकार से पूछा कि क्या आपने आदेश के मुताबिक पानी छोड़ा दिल्ली के लिए। कोर्ट ने कहा कि हम गलत बयानबाजी नहीं कर सकते, नहीं तो हम तुरंत कह देते हम मामले में दखल नहीं देंगे। हिमाचल सरकार के वकील ने फिर दोहराया, हिमाचल आदेश के मुताबिक पानी छोड़ रहा है। अदालत ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट जल विवाद पर फॉर्मूला तय करने में एक्सपर्ट नहीं है। तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जल विवाद को अब राजनीति के पाले में ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली की जल मंत्री और वकीलों के पास इसकी पूरी डिटेल्स हैं, आइए सुन लेते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू पर फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी पहचाना कि पिछली अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में अपर यमुना रिवर बोर्ड ने संज्ञान लिया इस बात का कि दिल्ली के पानी की कमी है, तो उन्होंने UIRB को ये डायरेक्शन दी है, अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें, ज़रूरत हो तो डे टू डे मीटिंग करें, कल मिले और डेटा चाहिए तो परसों मिले, लेकिन जल्द से जल्द वो दिल्ली की पानी की समस्या पे फैसला लें। दिल्ली गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप चूँकि हरियाणा सरकार को पानी रिलीज करना है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, हरियाणा सरकार को आज 5 बजे तक एप्लीकेशन लगा करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और उसके बाद हरियाणा सरकार उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी और हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार, दिल्ली सरकार और अपर यमुना रिवर बोर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये सारे मिल करके बैठ करके चीज़ों पे एक कंसेंसस बना करके दिल्ली सरकार को कितना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पानी रिलीज किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार, इस पे डिसाइड किया जाएगा। जी, अहंकार छोड़ दे तो जल संकट सुलझ जाएगा, लेकिन फिर राजनीति कैसे होगी? अब मैं आपको 5 किरदारों से मिलवाऊंगा और अगर ये चारों चाह लें तो फिर दिल्ली के गुमशुदा पानी का पूरा पता भी मिल सकता है, जल संकट का समाधान मिल सकता है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, जिसने आज तीनों राज्यों को पानी पर अहंकार छोड़कर जल विवाद निपटाने को कहा। दूसरा है हिमाचल, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली को पानी दे रहा है लेकिन बदले में उसे पैसा चाहिए। तीसरा है हरियाणा, जो कहता है कि हम पानी छोड़ते हैं लेकिन दिल्ली सरकार झूठ बोलती है। चौथी है दिल्ली सरकार और पांचवें हैं LGVK सक्सेना, जिन्हें पानी के बीच जंग को लेकर अपने मुकाम पर जाना ही है, यानी जंग लड़नी ही है। और दिल्ली सरकार और LG के बीच में यह खींचतान भी जारी है। अब मैं दिल्ली के जल संकट को निपटाने वाले एक खास प्लान के बारे में आपको बताऊंगा, जो सीधे तिहाड़ जेल से बाहर आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और जनता प्यासी है। आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी कहां पहुंची? तिहाड़ जेल। सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम ने ऑर्डर दिए कि पार्टी का हर नेता ग्राउंड पर उतरे ताकि दिल्ली वालों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, वो आप मेरे साथी संवाददाता मेघा से जानिए। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पर। ये दिल्ली का संजय कैंप इलाका है और ज़रा मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो जो आप तस्वीर यहाँ पर देखेंगे, ये देखकर कहना बड़ा मुश्किल है ये कि दिल्ली का एक इलाका है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई दूर दराज गांव या फिर राजस्थान का कोई कस्बा हो। लेकिन यहाँ पर पानी की मारामारी बहुत कुछ बयां करती है। आप ज़रा तस्वीरें देखें तो एक पाइप है और तमाम यहाँ पर प्लास्टिक के कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, सब लाइन में लगाए गए हैं कतारबद्ध तरीके से। सबको इंतज़ार है कि उनकी बारी आएगी। इतना बड़ा आबादी, इतना बड़ा संजय कैंप है, सब दिल्ली में सबसे बड़ा झुग्गी है संजय कैंप है और इसी बोरिंग को लेकर के सबको आसरा है। ये खारा पानी है, पीने से गला बैठता है, बीमार पड़ता है, फिर भी हम लोग मजबूरी में पी रहे हैं। तरीके से दोनों आप इस साइड से पानी लेकर जाते हो, दिन का हो जाता है काम? इतने नहीं हो पाता दिन में पूरा। कितनी बार आते हैं पानी लेने आप? अभी तो 2-3 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। क्या नाम है मैम आपका? अरे रहने दो। अच्छा चलिए, लाइव क्या कर रहे हैं आप? रोज बना रहे हो, आप लोग परेशान मत होइए। देखिए आप लोग, लाइव ही चल रहा था लगातार, आज भी हमने लाइव दिखाया है ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम दूर कर रहे हो तुम। देखिए एक दिन में कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। देखिए लोगों में नाराजगी जाहिर तौर पे होनी भी चाहिए, क्योंकि पानी की समस्या और रोज यही दिक्कत है इनको। लंबे समय से ऐसे ही लंबा लाइन लगाना पड़ता है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और ऐसे में जाहिर तौर पे ये गुस्सा या नाराज़गी है वो लोगों का फूटेगा ही जब इतनी लंबी लाइन और लाइन के बाद भी इनको पानी ना मिले। तो एक पानी की दिक्कत है, ऊपर से सवाल, तो लोग तो परेशान हो ही जाते हैं। अच्छा एक बात और है, क्या टैंकर माफिया की वजह से दिल्ली का पानी गुमशुदा है? इस दावे की जांच के लिए पटियाल आपको मूनक नहर लेकर चलेगा, जो हरियाणा से दिल्ली आती है। मूनक नहर से रोजाना करीब 2048 क्यूसेक पानी दिल्ली आता है। पटियाल के साथी संवाददाता दिव्यांकर तिवारी ने वहां क्या देखा, अब आपको भी वो दिखा देते। के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में आई मुनक नहर। मुनक नहर पर ही एबीपी न्यूज की मौजूदगी है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है और बात करें तो 2048 क्यूसेक पानी ये जो मुनक नहर है यहाँ से दिल्ली की ओर
आगे बढ़ रहा है। अलग अलग हिस्सों में जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहाँ तक ये जो पानी है वो इसी नहर का दिल्ली तक पहुँचता है। मुनक नहर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा मुनक नहर के जरिए दिल्ली जाने वाले पानी को रोक रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं कि मुनक नहर से पहले की तुलना में ज़्यादा पानी दिल्ली की ओर जा रहा है और पानी की कमी इस वजह से हो रही है क्योंकि मुनक नहर के आसपास जो टैंकर माफिया सक्रिय हैं उनकी वजह से दिल्ली में पानी नहीं पहुंच रहा है। दिल्ली के पानी के बाद अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल मेकअप में छिपे कैंसर के खतरे का परीक्षण करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि खूबसूरत दिखने के लिए आप जिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें कैंसर वाला खतरनाक केमिकल हो सकता है तो आप डर जाएंगे ना और हैरान भी होंगे। अपने मेकअप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को उठाकर फेंक भी देंगे या फिर कॉस्मेटिक मेकअप रखना जारी रखेंगे। ये आपके मन में सवाल होंगे मेरी बात सुन के। जवाब पटियाल को पता है, लेकिन अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में हजारों महिलाओं ने अपने कॉस्मेटिक मेकअप किट उठाकर फेंक दिए हैं। मेकअप की बड़ी कंपनियों को कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह का पता है आपको कि क्यों हो रहा है ऐसा? मेकअप में मौजूद एक केमिकल जिसका नाम है टैल्क एस्बेस्टस। इसी एस्बेस्टस की वजह से महिलाओं को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है। अब मैं 3 नाम लूंगा, अब इनको बहुत ध्यान से सुनना है आपने क्योंकि तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के कोर्ट में जॉनसन एंड जॉनसन, एस्टी लॉडर और एवॉन जैसी फेमस कॉस्मेटिक कंपनियों के खिलाफ हजारों केस दर्ज हुए हैं। ये तीनों कंपनियां कॉस्मेटिक्स बनाती हैं और इनके खिलाफ शिकायत क्या है? इनके प्रोडक्ट से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, ये शिकायत है। कॉस्मेटिक्स मेकअप पर हर घर की कहानी है कि वहां पर आप जाएंगे तो दबा कर सामान मिलेगा आपको, हर घर का। यानी महिलाओं के तो मैं ये कहूंगा कि उनके ड्रेसिंग रूम की शान होता है मेकअप किट। इसमें कैंसर को जन्म देने वाला केमिकल कहां से आ गया? अब आपको यह समझना होगा। इसके लिए टैल्कम पाउडर में मौजूद एस्बेस्टस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि हर कॉस्मेटिक मेकअप प्रोडक्ट में टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल होता है और उसी में एस्बेस्टस छिपा रहता है। अब मैं कुछ कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम लूंगा जिससे आपको खतरे का एहसास होने लगेगा। ब्रॉन्जर, ब्लशर, आई शेडो, फाउंडेशन, मस्कारा, लिपस्टिक और ड्रॉय शैम्पू, इन सभी प्रोडक्ट्स के निर्माण में टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल होता है और इसमें मौजूद रहता है एस्बेस्टस जो कैंसर की वजह बन सकता है। आप सोचेंगे कि ऐसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इन प्रोडक्ट्स में? तो पटियाल ने इसकी भी रिसर्च की और पाया ये कि एस्बेस्टस वाले टैल्कम पाउडर की वजह से ही मेकअप स्थायी रहता है और इसे लंबे समय तक चलाता भी है। अब पटियाल आपको एस्बेस्टस के टैल्कम के बारे में जानकारी देगा। टैल्क जमीन से निकलने वाला एक खनिज है। जब इसे निकालते हैं तो इसके साथ एस्बेस्टस बाहर आ जाता है। जहां टैल्क का इस्तेमाल होता है वहां एस्बेस्टस को भी पहुंचने में वक्त नहीं लगता क्योंकि वो दोनों का चोली दामन का साथ रहता है। एस्बेस्टस केमिकल के चलते महिलाओं को मेसोथेलियोमा यानी कैंसर होने लगता है। यह रिसर्च में दावा किया गया है। रिसर्च में यह भी किया गया है कि लगभग हर कंपनी अपने कॉस्मेटिक मेकअप प्रोडक्ट में एस्बेस्टस वाला टैल्क इस्तेमाल करती है, लेकिन छिपाती जरूर है इसके बारे में। ग्राहकों को इसके खतरे से सावधान नहीं करती है। जो टेस्ट करे जाते हैं देखने के लिए कि एस्बेस्टोस है कि नहीं, वो अभी एक्सरे डिफ्रैक्शन नाम की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में अगर एस्बेस्टोस होता है तो नहीं पकड़ पाता। हम लोग रिसर्चर जो हम टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा जाता है कि कितना एस्बेस्टोस है, वो एक्यूरेटली दिखा पाता है कि एस्बेस्टोस एक्चुअल में है कि नहीं। तो जो एस्बेस्टोस के फाइबर्स हैं एक बार जब वो अंदर चले जाते हैं, आमतौर पे इनहेलेशन से जाते हैं, कई बार अब्जॉर्प्शन से जाते हैं, फिर वो जाकर के हमारी जो अंदर के शरीर में लाइनिंग होती है, पेरिटोनियम बोलते हैं जिसको, या लंग की लाइनिंग प्लूरा, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है और वो बहुत इनर्ट होता है, उसमें वहाँ जा कर के बैठ जाता है और लंबे समय तक वहीं रहता है। तो हमारा शरीर उसके खिलाफ कुछ कुछ रिएक्शन करके उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से इवेंचुअली क्या होता है कि कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल हो जाता है, यानी कि कैंसर के सेल बनने शुरू हो जाते हैं और एक बार जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर वो पूर्ण रूप से कैंसर बन के बाहर निकल के आता है।
अजीत डोभाल और पीके मिश्रा मोदी की टीम का हिस्सा बने रहेंगे। डोभाल देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। ये दोनों अधिकारी भी हैट्रिक लगा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार आज से खोल दिए गए हैं। पिछले कुछ सालों से 3 द्वार बंद थे और सिर्फ सिंहद्वार से ही लोगों को दर्शन करने के लिए भेजा जाता था। यह सरकार का फैसला है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।